reading chapter 12 friction. So let's start from page number 147. Our next topic is factors affecting frictions. Here some activities are given, so I explain in Hindi. Activity 12.2. यहाँ आप देख सकते हैं, पिक्चर भी दी हुई है उसमें, कि किसी ब्रिक के चारों ओर एक स्ट्रिंग आपको बांधना है, एक डोरी. स्ट्रिंग मीन्स होता है डोरी, है ना. अब ईंट को या ब्रिक को पुल करना है आपको स्प्रिंग बैलेंस से. स्प्रिंग बैलेंस कहा जाए तो तराजू द्वारा उसको पुल करना है, खींचना है. ठीक है. अब उसमें आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, और जैसे ही ब्रिक मूव करना स्टार्ट करे तो उस स्ट्रिंग बैलेंस का आपको मेजरमेंट, है ना, लिखना स्टार्ट करना है. ठीक है. सॉरी, नॉट मेजरमेंट, रीडिंग जो आती है वो आपको स्टार्ट करना है लिखना. इससे आपको उस फ्रिक्शन फोर्स की मेजरमेंट प्राप्त होगी जो ब्रिक और फर्श के सरफेस के बीच में लगता है. ठीक है. फर्श या फ्लोर, उन दोनों के सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसका मेजरमेंट आपको मिलेगा. ओके. नाउ अब ब्रिक पर पॉलिथीन का एक पीस लपेटिए और फिर से इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए. ठीक है. अब दोनों सिचुएशन में स्ट्रिंग बैलेंस के रीडिंग्स को नोट करना है, और नोट करके आपको देखना है कि क्या इसमें आपको कुछ डिफरेंस मिलता है. इस डिफरेंस का क्या रीजन हो सकता है. ब्रिक पर जूट का एक पीस फिर से लपेटकर इस एक्टिविटी को रिपीट करें. अब देखें कि आपको क्या मिलता है. ठीक है. सी, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस. इसमें आप चीजें लटकाएंगे तो यहां आपको रीडिंग मिलेगी. ठीक है. जितना भारी होगा उतना यहां पर जो मेजरमेंट है वो बढ़ता जाएगा, है ना. ये है बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस. ये देख सकते हैं आप, ये स्प्रिंग बैलेंस is a device used for measuring the force acting on an object. स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जिसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को मेजर किया जाता है. इसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है. ठीक है. कॉइल्ड स्प्रिंग देख सकते हैं, ये मुड़ी हुई, जिसमें फोर्स लगाने पर स्ट्रेच होता है ये. ठीक है. फैलता है. स्ट्रेच का मतलब जानते हैं आप लोग. अब स्प्रिंग के इस स्ट्रेचिंग का जो मेजर होता है, इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले पॉइंटर, ये देखो अंशांकित पैमाने, है ना, पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएट स्केल. स्केल मीन्स होता है पैमाना. ठीक है. उस पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है. स्केल की जो रीडिंग होती है, स्केल की रीडिंग द्वारा फोर्स का मैग्नीट्यूड प्राप्त किया जाता है. द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ओके. नाउ एक्टिविटी 12.3. किसी स्मूथ फ्लोर, चिकना फर्श, या किसी इंक्लाइंड प्लेन, किसी मेज पर कोई, या किसी टेबल पर, है ना, वहां पर, सॉरी अगेन, किसी स्मूथ फ्लोर या किसी टेबल पर एक प्लेन बनाना है आपको. ठीक है. इंक्लाइंड प्लेन. इसके लिए आप ब्रिक्स के सहारे रखा कोई वुड का, है ना, लकड़ी का तख्ता यूज कर सकते हैं. अब इस इंक्लाइंड प्लेन के किसी पॉइंट ए पर पेन से कोई चिन्ह या सिंबल, है ना,
वहां पर आप बना दीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस पॉइंट से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पहले यह टेबल पर कितना डिस्टेंस तय करता है, इस डिस्टेंस को आपको नोट करना है। अब टेबल पर कोई क्लॉथ बिछा दीजिए। देखिए, पहले तो ये किया, ये पॉइंट, एक पॉइंट लिया गया, देखें यहां से चीज लुढ़काई गई है ना, पेंसिल लुढ़काई गई यहां से। अब यहां पर देखो एक क्लॉथ रख दिया गया है, सी सेकंड मेज पर, है ना, क्लॉथ रख दिया गया है। अब यह देखिए कि कपड़े में कोई भी स्ट्रेच ना हो, है ना, कोई भी सिलवट ना हो। अब इस एक्टिविटी को फिर करें आप। तो किस सिचुएशन में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? इसमें आपको देखना है कि कितने डिस्टेंस तक जाता है, इसमें भी, फर्स्ट एक्टिविटी में भी और सेकंड में भी। और देखना है कि किस सिचुएशन में, ए सिचुएशन या बी सिचुएशन में सबसे कम डिस्टेंस, है ना, कवर किया गया, ये देखना है। तो सेल द्वारा हर बार, पेंसिल की जगह यहाँ सेल लिया गया है, ठीक है, तो सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरी, है ना, डिस्टेंस कवर जो किया जा रहा है पेंसिल सेल के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है? तो इसका रीजन जानने की कोशिश करनी है और अपने रिजल्ट पर डिस्कस करना है। ओके, देखें, क्या सेल द्वारा चली गई दूरी, does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस सरफेस पर वह चलता है उसके नेचर पर डिपेंड करती है? क्या पेंसिल सेल के सरफेस का चिकनापन या स्मूथनेस भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है वो डिस्टेंस को, है ना? तो अब देखें यहां पर बूझो जो है वो कह रहा है कि मैं इस एक्टिविटी को सेल पर सैंड पेपर, रेतमाल आपने सुना हो अगर, तो सैंड पेपर का पीस लपेट कर करूंगा, ये बूझो बोल रहा है। ओके, तो फ्रिक्शन कांटेक्ट में आने वाले दो सरफेस की इरेगुलरिटीज के कारण होता है। ऐसे सरफेस जो देखने में बहुत स्मूथ लगते हैं उनमें भी बहुत सारी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती हैं, माइनर रेगुलरिटीज, है ना। दो सरफेस की इरेगुलरिटीज एक दूसरे के भीतर अंदर क्या हो जाती हैं, धस जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। जब हम एक सरफेस पर दूसरे सरफेस को मूव कराने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें इस इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, तो रफ सरफेस पर ये इरेगुलरिटीज ज्यादा संख्या में होती हैं। यदि सरफेस रफ हो तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो ज्यादा होता है। ओके, स्मूथ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, रफ सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ओके, नाउ अब हमने ये सीखा कि टू सरफेस के बीच, है ना, बिटवीन टू सरफेस इरेगुलरिटीज के इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन होता है। अब यदि सरफेस को फोर्सफुली पुश करें, है ना, प्रेस करें, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में वृद्धि हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी। इसका एक्सपीरियंस आप किसी मैट को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो और जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। ठीक है, अब अपने उस एक्सपीरियंस को आप याद करें जब पिछली बार आपने किसी हैवी बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक
पुश किया था, ठीक है, पुश करके उसको मूव किया था, है ना, धकेला था, ठीक है, या सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अब इस प्रकार का एक्सपीरियंस कीजिए कि कौन सा काम इजी है, और रेस्ट से, है ना, विराम अवस्था या रेस्ट से किसी बॉक्स को मूव कराना या किसी मूविंग बॉक्स को उसी डायरेक्शन में सरकाना, है ना। तो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को या थिंग को, है ना, रेस्ट से मूव करने की स्थिति में फ्रिक्शन पर पार पाने के लिए ऑब्जेक्ट पर लगाया जाने वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की माप होती है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मेजर होता है। इसी के अपोजिट किसी ऑब्जेक्ट को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए, है ना, मूविंग बनाए रखने के लिए उस पर जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसके स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मेजर होती है। ओके, तो जब बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, सरकना स्टार्ट कर देता है, तो उसके सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट्स को उतना समय नहीं मिल पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है कि वे फ्लोर्स के कांटेक्ट पॉइंट्स में लॉक हो सके, धंस सके। तो स्लाइड फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कुछ कम होता है। इसीलिए किसी बॉक्स में मोशन स्टार्ट करने के लिए या मूव गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही मूविंग बॉक्स के मोशन बनाए रखना इजी होता है, ठीक है। इट मीन्स किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स, मूविंग बॉक्स की गति बनाए रखना इजी होता है, ठीक है। Somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. So rest 12.3 friction a necessary evil we will read tomorrow. Okay.